हेलो प्यारे बच्चों। ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तब मैं मान कर चल रहा हूँ कि आपने अपने पूरी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। अब बस अब लास्ट में आप पेपर प्रेजेंटेशन को देखने आए हैं कि लास्ट में मैं अपना पेपर अच्छा कैसे लिख कर आऊँ जिससे मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि मैथ्स का पेपर है। मैं खुद जब क्लास 10th में था तो मैंने क्या किया था, हमारे टाइम पे 150 मार्क्स का पेपर होता था मैथ्स का। मेरे 150 में से आए थे 138। कुछ 12 मार्क्स का वहाँ पर गड़बड़ हो गया। 12 मार्क्स में से मुझे मिलने चाहिए थे 145, क्योंकि मेरे को जितना आता था उस हिसाब से मेरे 145 आने चाहिए थे। तो 5 मार्क तो चलो गए इधर उधर, पर जो जो 7 मार्क का गैप हुआ वो मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हुआ। ओवर कॉन्फिडेंस क्या था, मैं हमारे टाइम पर भी यही था, अलजेब्रा था और ज्योमेट्री था। तो मुझे लगा कि अलजेब्रा तो बहुत आसान है, तो मैं ओवर कॉन्फिडेंट में गया, पेपर लिख कर आया और पेपर मैंने कंप्लीट कर लिया। पेपर कंप्लीट कब किया? 2 घंटे का पेपर है, जैसे आपका है, हमारा भी 2 घंटे का पेपर होता था। 2 घंटे के पेपर को 1 सवा घंटे या 1.5 घंटे में कंप्लीट हो गया पेपर। एग्जैक्ट टाइम तो याद नहीं है, पर काफ़ी जल्दी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद क्योंकि साल भर अच्छा ही गया था मैथ्स 1 का पेपर और आउट ऑफ आ रहे थे मार्क्स, तो मैं बोला हो गया, बस मैं आराम से बैठ गया। बाहर आने के बाद मालूम पड़ा कि मैंने एक सम जो है वो गलत करके आ गया, पूरी तरह से वो गलत हो गया। तो वहाँ मैं मार्क्स लूज़ कर गया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होना। मैथ्स 1 का पेपर है तो ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल भी मत होना। ठीक। दूसरी बात, जब मैथ्स का पेपर आप लिखेंगे तो कुछ जनरल बातें आपको याद रखनी है, जैसे कि फाइनल आंसर हमेशा कहाँ होगा? बॉक्स में होगा। पाई डायग्राम आप बनाएंगे, किससे बनाएंगे? पेंसिल से। ग्राफ बनाएंगे, किससे बनाएंगे? पेंसिल से। स्केल का इस्तेमाल आपको करना है। अब हमेशा की तरह हम टॉपर का आंसर शीट यहाँ पर देखेंगे, तो उसको देख लो। टॉपर की आंसर शीट देखने से पहले वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे मालूम पड़े कि हाँ आप देख रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको शेयर करो ताकि उन्हें अपने अलजेब्रा में बहुत अच्छा स्कोर मिले। तो देखो यहाँ पर ये नॉर्मली, अब तो इससे तो आप वाकिफ़ हो ही गए होंगे ये क्या है, आपको भरना आना चाहिए। सीधा हम जाएंगे नेक्स्ट पेज पर। हमेशा की तरह जब हम नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर जाते हैं, देखो यहाँ पर वही है मेन क्वेश्चन जहाँ से शुरू करना है वो देखो। सम का एक्चुअल कंटेंट मत देखना, जहाँ पर मैं बोलूँगा वहीं पर वो एक्चुअल कंटेंट देखना है। बाकी आप देखो कि लिखा हुआ कैसे है। सब क्वेश्चन ये और ये शुरू करा हुआ है। फाइनल आंसर कैसा है? बॉक्स में है। दूसरा क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्या करिए, लाइन खींची गई है। मार्कर से लाइन नहीं बनानी है, जेरोक्स है तो ऐसा दिख रहा है। आप नॉर्मल पेंसिल से लाइन बनाएं ताकि सेपरेट हो और पता लगे। ठीक। मेन जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर्स यहाँ पर लिखे हुए। ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं है, पुराना पेपर है ये, तो एमसीक्यू के फॉर्मेट में नहीं है। यहाँ पर एमसीक्यू नहीं है, पर आपको एमसीक्यू के फिर जैसे आंसर्स आप हमेशा लिखते हैं आपको वैसे ही लिखने हैं। नेक्स्ट पेज पर जाते हैं। अगेन आप यहाँ पर देखेंगे फाइनल आंसर कैसे है, बॉक्स में है और आंसर्स के बीच में क्या है, लाइन आपको दी गई है। ठीक। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ये सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ना था, तो दोनों इक्वेशन बनाकर छोड़ दिए। कंडीशन देखो एकदम साफ साफ लिखी हुई है कि कंडीशन कैसे लिखनी है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कंडीशन कैसे लिखी। पेज बच जाएगा तो उसको छोड़ देना है। ठीक। ये एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पर लिखा हुआ है। अब नीचे की तरफ आएंगे तो देखो, अगर ये वर्ड प्रॉब्लम यहाँ करा हुआ है तो पहले प्रॉपर कंडीशन डिफाइन करी गई है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व किया गया है। सॉल्व करते वक्त देखो कितनी सिमेट्री में, देखो ज़रा ध्यान से, बराबर देयरफॉर के नीचे देयरफॉर वहीं आ रहा है। वरना अपना क्या होता है, एक देयरफॉर यहाँ, फिर एक देयरफॉर यहाँ, फिर एक देयरफॉर यहाँ, फिर एक देयरफॉर यहाँ। ऐसा नहीं करना। ठीक। एक ही लाइन में देयरफॉर और एक ही लाइन में इज इक्वल टू आना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लास्ट में जब आप वर्ड प्रॉब्लम लिख लेंगे तो आंसर जो आएगा x इक्वल टू 9 पर नहीं छोड़ना है। x 9 क्या है, एग्जामिनर को थोड़ी मालूम है कि x इक्वल टू 9 क्या होता है, आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा वो स्टेटमेंट क्या है। ठीक। अब ये हो गया। यहाँ पर रेट ऑफ जीएसटी, ये सारी चीज़ें। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ शुरू हो रहा है, तो जो भी चीज़ें पहले डिफाइन है वो लिख देना। अपना ये जो जीएसटी वाला चैप्टर है उसके अंदर जितना डिफाइन करके लिख सकते हो उतना अच्छे से लिखना। और अगर नहीं पढ़ा है जीएसटी का चैप्टर तो अब रहने दो, उसको अब एक दिन पहले करने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो वगैरह मत देखो कोई भी। अब यहाँ पर भी यही है, लास्ट में जो अमाउंट है पेएबल वो प्रॉपरली क्लियरली लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे अमाउंट है और बराबर रुपीज़ में यहाँ लिखा हुआ है, तो वो ध्यान देना।
नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एक साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया गया है, ए और बी का वैल्यू निकाला गया है, और ए और बी का वैल्यू निकाल के देखो लिखा है a कॉमा बी इज 2 कॉमा 4 द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन, ऐसा लिखा हुआ है। तो इतना ऐसे लिखना तो और बेहतर लगेगा, क्योंकि साइमल्टेनियस इक्वेशन तो आएगा ही आपको सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ये केपी का प्रॉब्लम है। अगर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, अब आपको बॉक्सेस बने रहेंगे बराबर, तो जहाँ खाली बॉक्स रहेगा आप उसमें फिल करेंगे। तो आंसर में भी वहाँ पर बॉक्स बनाना, ताकि एग्जामिनर को मालूम पड़े कि अच्छा यही बॉक्स पूछा गया था और बच्चे ने इसी बॉक्सेस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो बॉक्स बनाना पड़ेगा आपको जहाँ पर भी पूछ लेगा। यहाँ पर जैसे बॉक्स में ये आएगा तो वैसे बॉक्सेस वहाँ पर बनाना। हाँ, अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो साफ साफ निकालिए। यहाँ पर एक मिस्टेक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए मेंशन करना, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए मेंशन करना, फिर जाना, ऐसे गड़बड़ नहीं करना। और फिर देखो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला लिखने के बाद ही आना चाहिए। ये लिखने के बाद आप बोलेंगे मैं डायरेक्टली मैं ये यहाँ लिख दूंगा तो ये नहीं चलेगा। ये देखो कैसे लिखा हुआ है, नाउ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, समझ गए, ऐसे लिखना है इसको। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहिए तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एपी का पूरा प्रॉब्लम है और फाइनल आंसर में दिया है, देखो इन द ईयर 2020 10,000 पीपल विल बी लिटरेट। तो किस तरीके से सॉल्व किया गया, जो दिया गया था इन्फॉर्मेशन लिखा गया है एकदम साफ साफ और क्लियर, उसके बाद आगे सॉल्व किया गया। यहाँ पर भी जैसे कंडीशंस थी उस हिसाब से आप देखेंगे। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ 6,1 इस लाइन पर, तो मैं उसे मेंशन कर रहा हूँ बराबर। आप जितना इलाबोरेट करके लिखेंगे उतना बेटर है, पूरे 2 घंटे को यूटिलाइज करना है अच्छे से, तो ये याद रखना। हाँ, ये जीएसटी वाले प्रॉब्लम में देखो 100 शेयर की वैल्यू निकाला है, फिर ब्रोकरेज निकाला है, कॉस्ट ऑफ 1 शेयर निकाला है। कॉस्ट ऑफ 1 शेयर निकालते बराबर मेंशन किया कि मार्केट वैल्यू प्लस ब्रोकरेज है, तो इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। फिर ब्रोकरेज ऑन 100 शेयर कितना होगा वो होगा, जीएसटी उस पर कितना लगा है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, देख रहे हो कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। ये टोटल अमाउंट आ गया, उसके बाद फिर स्टेटमेंट में भी लिखा गया ही पेड टोटल अमाउंट ऑफ दिस सो एंड सो फॉर दी शेयर परचेज बराबर। तो स्टेटमेंट वर्ड प्रॉब्लम्स में आने ज़रूरी है, फाइनल में स्टेटमेंट आएगा तो उसको लिखना है। ठीक है, एपी का प्रॉब्लम है, देख लेना इसको, सेम है। यहाँ पर प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन है, अगेन ये एपी का प्रॉब्लम हुआ। 3 कॉइन टॉस हुए तो देखो सैम्पल स्पेस एकदम क्लियर लिखा हुआ है। ए इवेंट क्या है वो डिफाइन करना, फिर ए इवेंट एन ऑफ ए, फिर पी ऑफ ए, फिर पी ऑफ ए का फॉर्मूला, और फिर ऐसे आएगा। डायरेक्टली नहीं बोले मेरे को प्रोबेबिलिटी आता है तो बोले ला फटाफट लिख के ख़त्म करता हूँ, ऐसे करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। स्टेप वाइज जाना है और वैसे ही करना है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ का क्वेश्चन है, देखिए उसने इक्वेशन लिखा है पहले ऊपर, ताकि मालूम पड़े कि ये डब्बा किसका बनाया जा रहा है। अगेन यहाँ पर भी इक्वेशन लिखा हुआ है तो आपको मालूम पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक, अब अच्छा ये देखो ध्यान से पीछे ज़रा, ग्राफ का जो आंसर आया वो यहीं लिखा हुआ है। हालांकि ग्राफ तो लास्ट पेज पे होगा पर उसका फाइनल आंसर यहाँ मेंशन ज़रूर करना। ग्राफ पीछे होगा, मतलब अभी तो ये लाइन में लगाया है आपके लिए, पर उसका फाइनल आंसर यहाँ लिखना है और बॉक्स करना है। एग्जामिनर यूजुअली ग्राफ नहीं देखेंगे आपका, यहाँ से वो फाइनल आंसर देख लेंगे। याद रखना, ग्राफ की प्रो टिप दे रहा हूँ, इसको ध्यान रखना। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये ग्राफ है, इसका स्केल है। स्केल को देखो उसने क्या किया, बराबर से एक बॉक्स बनाया। बॉक्स बनाओगे तो अच्छा रहेगा। साफ साफ स्केल बनी हुई है, साफ साफ लाइन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ग्राफ में भी उसने सोल्यूशन लिख कर रखा है, तो यहाँ भी लिखोगे तो बेटर रहेगा। जितना एग्जामिनर के लिए आसानी करोगे उतना बेहतर। यहाँ पर भी लिख दो और वहाँ पर भी लिख दो, क्लियर हो गया। कोई मार्क्स नहीं कटेंगे ग्राफ पे लिखोगे तो, टेंशन मत लो। हाँ, अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आई थिंक ये नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स का है। नीचे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन और यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक बनेगा 460 वाला, आपने देखा ही होगा, हॉट्स में किया हुआ है। ठीक, हॉट्स के क्वेश्चंस काफ़ी कराए थे, आई होप सो आपने किए हो उसको। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसे कि अब इसमें ये वैल्यू रिजेक्ट हुई है क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है और कंडीशन के हिसाब से एक्सेप्टेबल नहीं है। तो लिखा है कि क्योंकि एक्स नेचुरल नंबर एज्यूम किया तो नेचुरल नंबर में नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, तो इसको रिजेक्ट कर रहे हो। तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हो वो लिखना वहाँ पर ज़रूरी है। ठीक, लास्ट में देखो आंसर लिखा है डिवाइजर और क्वोशेंट। फिर आते हैं इस पर। अब ये तो तुम कर लोगे, ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आई थिंक पाई डायग्राम इससे बनाएंगे आप। तो ये टेबल के अंदर ए का वैल्यू 30 और बी जो मिला, पूरा टेबल यहाँ पर बना ए और बी फाइंड आउट करने के बाद।
उसके बाद ये ग्राफ है, यहाँ पर हिस्टोग्राम बना हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके दिखाता हूँ। एक मिनट ना, ये कहाँ चला गया। वीडियो को 1.5 पे आप फॉरवर्ड करके देख लेना। यहाँ पर थोड़ा लॉगिन का इशू हो गया, एक मिनट। ये क्या हो गया। खैर ठीक है, उसमें ज़्यादा कुछ बाकी नहीं है बच्चों, लास्ट ही का पार्ट बाकी है। तो इस तरह से आपका पेपर प्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि मैं और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका इसके अंदर। इसके अलावा भी पेपर प्रेजेंटेशन में कुछ पूछना है तो पूछ लेना। मॉर्निंग में शहरी के बाद इंशाल्लाह मैं एक टिप्स पर वीडियो आपको भेजूँगा, 1-2 मिनट का रहेगा, उसके अंदर सारी चीज़ें देख लेना। अगर इसका PDF चाहिए तो कमेंट्स में मेंशन करो, व्हाट्सएप चैनल पर वहाँ पर अपलोड कर दूँगा। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड, ऑल द बेस्ट।